हाथों की लकीरों पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया करो दोस्तों। हाथों की लकीरों पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनका हाथ नहीं होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर कुमार आपका स्वागत करता हूं आपको अपना YouTube चैनल प्रभाकर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि साइंस से है। ठीक है दोस्तों, तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, और साइड में बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो अब तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और दोस्तों अगर वीडियो का PDF आपको चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, कुछ शिकायत है दोस्तों तो हमारे व्हाट्सअप नंबर है जो, और व्हाट्सअप कर सकते हैं। और दोस्तों ट्विटर और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यह रहा दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर दिया गया है दोस्तों प्रोटीनियम, ठीक है, ड्यूटेनियम और ट्रिटिनियम, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सभी होगा, यानी तीन जो है दोस्तों प्रोटीनियम और ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये तीनों होगा। अब देखिए दोस्तों हाइड्रोजन के बारे में देख लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो परमाणु संख्या दोस्तों आपका इसका एक होता है। कितना होता है, एक होता है इसका परमाणु संख्या। अब दोस्तों हाइड्रोजन का जो खोज कितना ईस्वी में हुआ था, वो हुआ था दोस्तों 1766 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा, कितना 1766 ईस्वी में हाइड्रोजन का खोज हुआ था। और किसने किया था, वो तो हेनरी कैवेंडिश नाम का एक वैज्ञानिक है दोस्तों, वो हाइड्रोजन का खोज किया था। तो ये थे इफेक्ट दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है दोस्तों, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो एनाटॉमी विज्ञान की कौन सा ऐसी शाखा है दोस्तों जिसमें कि अध्ययन किया जाता है, तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है जानवरों एवं पौधों की संरचना का, और ऑप्शन बी में मानव अंगों का क्रियाकलाप, पशुओं का व्यवहार, या कोशिकाओं और ऊतकों का। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी जानवर तथा पौधों की संरचना की जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, एनाटॉमी विज्ञान कह सकते हैं। ठीक है, और यह अगला सवाल बोल रहा है, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो परमाणु विखंडन जो प्रक्रिया के दौरान दोस्तों उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया वो क्या चीज में प्रयोग किया जाता है, यानी ईंधन बनाने में, या बिजली बनाने में, या ताप पैदा करने में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी बिजली बनाने में। क्या होगा, बिजली बनाने में। ठीक है, अब इसमें दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन और बन सकता है कि परमाणु विखंडन किसे कहते हैं। तो देखिए परमाणु विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक दो लगभग बराबर नाभिकों में टूट जाता है, ठीक है, जिसे विखंडन कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यह रहा, देखिए सवाल क्या बोल रहा है, इनमें से कौन गैसों का प्रसरण एक उदाहरण है। तो कौन सा गैस का प्रसरण का एक उदाहरण है दोस्तों, देखिए खाने की सुगंध, या अगरबत्ती की बदबू, या इत्र की महक, या उपयुक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, उपयुक्त सही होगा, यानी ये जो तीन है दोस्तों, खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू और इत्र की महक, दोस्तों ये सब होगा। और यह नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, निम्न में किस में अधिक ताप है। तो निम्न में किस में अधिक ताप है दोस्तों, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी भाप होगा। क्या होगा, भाप। अब देखिए दोस्तों भाप, अब देखिए इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों कि जो इसका राइट आंसर कौन होगा, भाप होगा। अब वो भाप किसे कहते हैं, ठीक है, भाप क्या होता है। तो देखिए भाप दोस्तों आप सरल भाषा में इसका उत्तर दे सकते हैं कि जो पानी की गैसीय अवस्था या जल वाष्प जो कि भापा जाता है दोस्तों, वही इसे भाप कहते हैं। अब देखिए पानी का गर्म करने पर इसका क्या आयतन होता है, वो थोड़ा बढ़ जाता है। ये भी याद रखिएगा, जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाप का जो पानी को गर्म करने से इसका आयतन क्या होता है, तो बढ़ जाता है। क्या होता है,
थोड़ा बढ़ जाता है, ज़्यादा नहीं बढ़ता है, बस थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बोल रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है। तो कौन सा महामारी और स्थानिक बीमारी है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया है टाइफाइड, हैजा, पोलियो या खसरा। कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि हैजा है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन ए में दिया क्या है? टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड भी एक तरह की बीमारी है दोस्तों, और यह कैसे फैलता है? तो दूषित भोजन और दूषित पानी के माध्यम से यह फैलता है। अब दोस्तों इसका लक्षण क्या है? देखिए, पेट में दर्द होगा, उल्टी, कब्ज, दस्त और पेट फूलना, ठंड लगना, थकान महसूस होना, ये सब इसका कारण है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि टाइफाइड। निम्न में कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो ग्राफेन के बारे में सही नहीं है। रेजिन क्या है? तो रेजिन क्या है दोस्तों? तो रेजिन एक मेलवेयर है। क्या इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, मेलवेयर। अब देखिए दोस्तों मेलवेयर क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मेलवेयर क्या है? तो मेलवेयर को एक हम बोल सकते हैं दोस्तों एक हानिकारक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की कॉपी बनाकर किसी कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है ली-फाई के लिए एक गलत कथन कौन सा है? तो ली-फाई के लिए गलत कथन सा कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। यह एक वायरलेस कनेक्शन है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ली-फाई क्या है? ली-फाई क्या है दोस्तों? तो ली-फाई जो है दोस्तों वायरलेस संचार तकनीक है जो कि उपकरणों के बीच डेटा और स्थिति संचारित करने के लिए प्रकाश का उपयोग करती है। और अब दोस्तों देखिए इसका जो ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ली-फाई है वो कब लॉन्च किया गया है? तो ली-फाई दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि मार्च 2011 में इसका लॉन्च किया गया है। कब? मार्च 2011 में लॉन्च हुआ है ली-फाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोल रहा है सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? तो सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए, यानी गुणसूत्र 1 होगा। ठीक है, अब इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो अणु है दोस्तों, अणु क्या होता है? तो अणु के बारे में भी हम देखते हैं। तो उसे हम इस तरह बोल सकते हैं दोस्तों कि अणु पदार्थ का वह छोटा कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या है प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है दोस्तों। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि अणु जो है वो प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो सबसे पहले दोस्तों प्रकाश का गति का किसने मापा था? तो ओ ऑल रोमर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इन्हीं ने सबसे पहले प्रकाश की गति को मापा था। अब देखिए इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सबसे पहले दोस्तों जो प्रकाश का जो गति को मापा था दोस्तों वो कब मापा था और किसने? तो सबसे पहले दोस्तों 1670 ईस्वी में इसे बेनिस खगोल वैज्ञानिक जो ऑल रोमर है दोस्तों, यह सिद्ध किया था कि प्रकाश का वेग कम परंतु परिमित है। ठीक है, लेकिन क्या है इससे पहले यह माना जाता था कि दोस्तों प्रकाश शून्य समय में ही दूरी तय कर लेता था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है बोल रहा है दोस्तों कि गिरगिट रंग क्यों बदलता है? तो गिरगिट रंग क्यों बदलता है दोस्तों? तो वो गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदल देता है। तो आप लोग देखे होंगे दोस्तों जो कि गर्मी के समय में गिरगिट का जो कलर होता है वो रेड हो जाता है। क्यों होता है? वो गर्मी का प्रबंधन के लिए रंग बदल देता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोल रहा है के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो के का इकाई को दोस्तों मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है?
तो देखिए ऑप्शन में है इलेक्ट्रिक, ऑप्शन नंबर बी ध्वनि और ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों तापमान और ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी तापमान होगा। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन से आंसर देने से पहले आपको एक बात बता दूं कि विटामिन से जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं दोस्तों, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाया हूं जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं कि विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है और इसकी रोकथाम के लिए क्या उपचार करना चाहिए, और यह जो विटामिन पाया जाता है दोस्तों किस किस चीज़ में पाया जाता है। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दिया हूँ दोस्तों, तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यह क्वेश्चन पूछ रहा है विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन B1 की कमी से दोस्तों आप लोग जानते होंगे बेरी रोग होता है। कौन सा होता है? बेरी रोग, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अब दोस्तों इससे एक सवाल और बन सकता है कि जो विटामिन B1 की जो वैज्ञानिक है दोस्तों उसका क्या नाम है। तो इसका नाम है थायमिन हाइड्रोक्लोराइड। क्या है? थायमिन हाइड्रोक्लोराइड, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों अगर यह विटामिन B का जो कमी से रोग होता है बेरी रोग, अगर यह दोस्तों दूध पीते बच्चों को अगर हो जाए दोस्तों तो क्या होता है? तो उसका जो तुरंत उल्टी और पेट का दर्द जैसे विकार हो जाता है, ठीक है। तो इससे सावधानी बरतिए, और अगर इस तरह होता है तो आप संचार के लिए अस्पताल वगैरह सहायता ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइनो वायरस की वजह बनता है। तो राइनो जो वायरस की वजह कौन सा बनता है दोस्तों? देखिए आम जुकाम है, सिर दर्द है, कफ, घुटनों में दर्द। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आम जुकाम होगा। क्या होगा? आम जुकाम। अब देखिए राइनो वायरस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए राइनो वायरस की एक श्रेणी है दोस्तों, और इसकी 3 सदस्य जातियाँ हैं। कितनी होती है? 3 सदस्य जातियाँ होती है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कौन कौन सी होती है। A, B और C होता है, और यह मानव में वायरस द्वारा संक्रमित यानी इन्फेक्शन हम कह सकते हैं दोस्तों होने के सबसे अधिक जो पाए जाने वाले रोगजनक हैं, और यह सामान्य जुकाम अधिकतर इन्हीं के कारण से होता है, ठीक है, यानी राइनो वायरस के कारण से। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है। तो स्टार क्वीन नेबुला के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? वो मेरियर 16 को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो कितना है दोस्तों जो ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 20.00% जो है वो रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब इससे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है दोस्तों कि जो मानव का मस्तिष्क जो होता है वो उसका जो औसत भार कितना होता है। तो मानव का जो मस्तिष्क भार होता है दोस्तों वो लगभग 1300 ग्राम से लेके 1400 ग्राम तक होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। यानी मानव जो मस्तिष्क का जो औसत भार होता है वो कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम तक होता है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव का जो सबसे छोटी हड्डी शरीर का होता है दोस्तों वो कौन सा होता है। तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा, स्टेपीज। तो स्टेपीज कहाँ का हड्डी होता है दोस्तों? देखिए हमारे जो शरीर का जो सबसे छोटी हड्डी को हम बोलते हैं दोस्तों वो हमारे कान की होती है, जिसे कि हम स्टेपीज के नाम से भी जाना जाते हैं, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और दोस्तों इस एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों कि जो मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। अगर छोटी हड्डी तो दोस्तों स्टेपीज है, अगर बड़ी हड्डी तो दोस्तों देखिए बड़ी हड्डी जो है हमारे शरीर का वो जांघों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जांघों में, जिसे कि हम फीमर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? फीमर कह सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मात्र दो ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? तो मात्र दो ऊतक कौन सा है जो दोस्तों खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करता है? तो वो है नाखून और कॉर्निया है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे ध्यानपूर्वक देखिए और बोल रहा है आँख का कौन सा भाग है जो आँख के रंग का निर्धारित करता है? तो आँख का कौन सा भाग है दोस्तों जो आँख का जो रंग का निर्धारण करता है? वो है दोस्तों आइरिस है। क्या है? आइरिस, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अब देखिए दोस्तों आइरिस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आइरिस होता है क्या। तो देखिए आइरिस मानव तथा जो अधिकांश स्तनधारियों एवं पक्षियों की आँखों के भीतर एक पतली वृत्ताकार संरचना है, ठीक है, जिसका काम आँखों के तारों का व्यास को नियंत्रित करता होता है, ठीक है, और इस प्रकार आइरिस रेटिना पर पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।